नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। 7 मई सरकार का फरमान, पूरे देश में मॉक ड्रिल कराई जाए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास है या किसी बड़ी तैयारी का बड़ा संकेत। इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है आर्मी कर्नल देवानंद जी, और साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है कैप्टन उमेश सिंह जी। आप दोनों का पंजाब केसरी में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सीधा सवालों से शुरू करते हैं। उमेश सिंह जी, मैं आपसे पहले जानना चाह रहा हूं कि आखिर इस मॉक ड्रिल को क्यों कराया जा रहा है, इसका क्या मायना है। देखिए पांडे साहब, किसी भी ट्रेनिंग का जो निचोड़ होता है उसको परखने के लिए कुछ ऐसी ड्रिल्स बनाई गई है। ये उन्हीं में से एक है। हमारी क्षमताओं को और हमारी कमियों को चेक करके हम पूरा उस पर खरा उतरें, इसके लिए समय समय पे इस तरह की ड्रिल्स होती रहती है। ये कोई नया काम नहीं है, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के अंडर में ये चीजें जो है कानूनन होती रहती है। जी। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मतलब सेना की क्या भूमिका होगी इसमें। जी सर जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। देखिए, ये सुनियोजित अभ्यास होते हैं जिनको विभिन्न परिस्थिति में किया जाता है। मॉक ड्रिल नाम इसलिए रखा गया है। मॉक का मतलब टेक्निकल, वो अंग्रेजी मॉक नहीं है जहां मजाक समझा जाए। इसका मतलब है कि अभ्यास एक शब्द होता है। अब जो प्रेजेंट कंटेस्ट में जो कल 7 तारीख को जो कार्रवाई की जानी है, जो भारत सरकार ने अध्यादेश जारी किए हैं, वो एक युद्ध की स्थिति के अंदर किस प्रकार के अभ्यास करने चाहिए, ये उसके संबंध में की जा रही है। और क्योंकि 22 मई को हाल ही में जो पहलगांव में आतंकी जिहादी हमला हुआ था, उसके उपरांत जो देश के अंदर परिस्थिति बदल रही है, भारत सरकार महसूस करती है कि हमले की संभावनाएं हैं और उसके लिए लेकर के की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये होता है, देखिए कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहले तो सेना का जो रियर एरिया सिक्योरिटी होता है वो लोग होते हैं, दूसरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तीसरा हमारे नागरिक होते हैं, और चौथा जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो होते हैं। और इसके साथ साथ जो वॉलेंटियर्स टीम्स होती हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। इन सबको एक तरीके से कारण क्या, देखिए, तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना होता है कि आज कुछ हमला हो जाए या हादसा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, उसकी हमने एक एक ओवरऑल रिव्यू लेना है, क्या हालत है। और उसके बाद जो कमी और जो उसके अंदर चीजें निकल के आती हैं उनका सुधार करने का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है नागरिकों के अंदर जागरूकता करनी, और जो पांचों एलिमेंट है उनको जागरूक करना कि किसकी क्या जिम्मेवारी है। और जो इमरजेंसी टीम है उनको भी इसका तालमेल, क्योंकि सेना का रियर एरिया सिक्योरिटी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, और बहुत सारे तंत्र हैं। और वो एक चीज नहीं है। देखिए, युद्ध दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला युद्ध हो सकता है जब सामान्य युद्ध हो, और दूसरा है न्यूक्लियर, जिसको परमाणु हमला कह सकते हैं। सामान्य युद्ध के अंदर दौरान दो चीजें हैं, या तो हवाई जहाज से वो हमला करते हैं और या आर्टी गन्स वगैरह है, और दूसरा एंगल होता है जो बॉर्डर एरिया में हमारे सैनिक जो घायल हो गए उनको भी किस तरह हमने बाहर ले जाना है, सारा उसका हिस्सा होते हैं। नागरिकों को इसके बारे में अवगत कराना कि आपको क्या एक्शन लेना है। जैसे कहते हैं सायरन बजाना, एक इंडिकेशन है। सायरन नाम मात्र सायरन नहीं है, कौन सा सायरन, कौन सी आवाज बचेगी, तब आपको क्या कार्रवाई करनी है, या कब आपको अंदर बंकर में जाना है, और कौन सा सायरन बजे तब आप सामान्य गतिविधि कर सकते हो। ये सारी रिहर्सल्स होती है। रिहर्सल के साथ नागरिकों को बताया जाता है कि सायरन, मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा, जैसे कि भाई लाइट्स ऑफ ड्रिल होती है। लाइट ऑफ ड्रिल का मतलब सरकार तो काट देगी, पर आजकल हमारे यूपीएस है, घर के अंदर जनरेटर्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाईवे पे आप जा रहे हैं तो जो रेड जो आपकी लाइट्स है, जो इमरजेंसी लाइट्स है गाड़ियों, उन सबको बंद करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को आसानी होती है आपके ऊपर आने के लिए। ये सामान्य। उसके अलावा जब हमला हो जाए तो जो कैजुअलिटीज हो गई है उससे पहले आपको कहाँ कवर लेना है। क्या जो सेना में सैनिक छावनियों में तो बंकर बने होते हैं, ट्रेंचेस बनी होती है, तो सामान्य सिविलियंस के जो अच्छे घर नहीं है, मजबूत घर नहीं है, अंडरग्राउंड जिनके वो नहीं है, तो जिनके पास अंडरग्राउंड कंक्रीट हाउस है जब अंदर चले जाए। पर जो किसान है जिनके पास कुछ नहीं, तो ट्रेंचेस गड्ढे खोद के उनमें कूद जाना चाहिए। तो इस प्रकार की ड्रिल्स होती है। और जब हमला हो गया उसके बाद जो कैजुअलिटीज है, मकान गिर गया, आग लग गई, तो फायर ब्रिगेड को आना है।
और अगर मान लो आदमी का नुकसान हो गया तो उसके लिए फर्स्ट एड लानी है, उसके लिए एम्बुलेंस आना है, कहां पर जाना है, रास्ता टूट गया, ब्रिज टूट गया तो किस रास्ते से लेके जाना है। तो इस तरह के जो इवेक्युएशन के काम है वो किए जाएंगे। इवेक्युएशन के साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ताना बाना, कितने हॉस्पिटल ग्रुप चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, क्या क्या डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट किस इलाके में होंगे, ये सामान्य हुई। और उसके बाद देखिए आप, अगर न्यूक्लियर ये परमाणु हमला होता है तो परमाणु के अंदर जो डिफरेंट प्रकार के जो जो सूट्स होते हैं, दवाइयां होती हैं, क्लिनजिंग मटेरियल होता है, तो मैं मानता हूं ये काफी सीरियस मैटर है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसको कभी भी नागरिकों की जो इसमें एक अहम भूमिका है, क्योंकि उनको जो अलर्ट, बाकी सैनिक तो अपना जानता ही है, अब एडमिनिस्ट्रेशन और सेना के बीच में वैसे होती रहती हैं। ये कई बार आपने देखा होगा, आगजनी वाली किस्से हैं, सिनेमा हॉल के अंदर एकदम टेरर अटैक की कोई वो मॉक ड्रिल हो गई, या किसी हेडक्वार्टर के अंदर कब्जा कर लिया, बहुत सारी टेररिस्ट की हुआ करती थी। पर ये सामान्य युद्ध की है, तो तो देवानंद जी, नागरिकों की इस सुरक्षा तरीके के से लिए समझा की जा जा सकता रही है, है। और इस तरीके से समझा जा सकता है सुरक्षा। कि भारत तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन मॉक ड्रिल के जी, जरिए वो पाकिस्तान, यानी जो हमारा दुश्मन देश है, उसको ये संकेत देना चाहता है कि तुम भी तैयार हो जाइए, क्योंकि हम, भारत पूरी मजबूती के साथ अब इस लड़ाई के लिए, इस जंग के लिए रेडी हो चुका है। क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है? देखिए साहब, आपने जो सवाल पूछा वो मैं उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ऑलरेडी डरा हुआ, सहमा हुआ, और वो ऐसी परिस्थिति में है कि न तो उसको अंदर लेते निकलता है, न बाहर थूकने से, वो फंस गया है। अब वो पाकिस्तान, अगर हमको पता हो, जिस दिन हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया था, करते ही उन्होंने कहा था कि अगर ये बंद कर दी तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे, पता नहीं क्या क्या वो उनके विभिन्न मंत्री एक आवाज, एक एक भ्रम फैला रहे थे। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अब भारत ने क्लियर कर दिया कि हमने पानी बंद कर दिया, कर लो जो करना है। पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वो तो ये रिहर्सल बहुत दिनों से कर रहा है, पर क्योंकि भारत अगर मान लो जो भी कार्रवाई करेगा, जैसा सबको पता है, विदित प्रधानमंत्री महोदय ने बोल दिया है, भारतीय सेना के तीनों एयर, नेवी और तीनों चीफ जाके प्राइम मिनिस्टर से ब्रीफिंग हो गई है। तो अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो हो सकता है पाकिस्तान का कुछ मिसाइल, पाकिस्तान का कुछ हवाई जहाज, कुछ गन्स, कुछ नुकसान करने का प्रयास करे। तो उनसे जी मुकाबला करने के लिए हम ये रिहर्सल कर रहे हैं। जी जी पाकिस्तान तो रिहर्सल कर चुका, वो तो थक जी चुका, उसको डर लग रहा है कि भारत कब आएगा। पर जो जी हमारी ये प्रैक्टिस है, ये हमारे बचाव के लिए, नागरिकों के जी लिए। और दूसरा, ये जी जी बचाव संकेत है पाकिस्तान को कि अब भारत मानने वाला नहीं है, तुमको हाँ सजा हाँ देगा, सजा मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, वो आई एम श्योर ही वो सोचता रहना चाहिए। जी और जिस दिन समय आएगा, हमारे भारतीय सेना, बिल्कुल मैं मानता हूं, जी हमारे सैन्य अधिकारी हैं, भारतीय सैनिक है, वो जानते हैं कब क्या फैसला करना है, वो बिल्कुल सदैव जानते हैं, तैयार और रहते हैं। उन्हें सही वक्त पे पता है कि सही वक्त पे कैसा एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया बिल्कुल। जाएगा। आगे मैं ये उमेश जी से समझना चाह रहा हूँ कि उमेश जी, भारत कितना तैयार है, मैं आपकी जुबानी समझना चाह रहा देखिए पंडित साहब, भारतीय सेना 24 घंटे तैयार रहती है। और जैसा अभी कर्ण साहब ने कहा है, ये सब चीजें अभ्यास है। अभ्यास को परखने के लिए ये होती है, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उनको सुधार किया जा सके। और दूसरा, इसका एक बड़ा, जो पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रहा है, उसका एक बड़ा संदेश है। एक तो हमारे नागरिकों में विश्वास पैदा करना, और उनमें भारतीय सेना और जितने, उनके प्रति भरोसा, उनके प्रति जागृत करना, ये भी उनका एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय सेना को आप 6 घंटे के नोटिस में, 8 घंटे के नोटिस में, 4 घंटे के नोटिस में, 2 घंटे के नोटिस में, हम इस तरह की हमारी पूरी चीजें होती है। खुल के मैं आपको हर चीज तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी मैटर है। सिक्योरिटी की चीजें ऐसी होती है, सिक्योरिटी में सबसे बड़ा जो हमको जीत दिलाने वाला है, वो है सरप्राइज। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये चीजें अगर दुश्मन को पता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है तैयारी का। लेकिन तैयारी के मामले में आप बिल्कुल, मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेना 24 घंटे, 7 दिन, 12 माह तैयार रहती है। किसी भी तरह की कोई भी अटैक हो, चाहे एयर अटैक हो, चाहे जमीनी हमला हो, चाहे समुद्री हमला हो, या कोई और किसी तरह का हमला हो, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।
हमको, मैं सभी नागरिकों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें, क्योंकि हमारी सेना विश्व की सर्वोच्च सेनाओं में से है। ये जी आप हमारा एक बार उमेश जी। 99 में जी ने जी साबित कर दिया है। जी इसलिए ट्रेनिंग के बारे में, आप तैयारी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल तैयार हैं हम लोग, और हमारी उमेश सेना जी, के ऊपर हम भारतीय सेना तो तैयार है पूरी एकदम वीरता के साथ, लेकिन आपके नजरिए में एक नागरिक को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि दुश्मन बाहर भी है और भीतर भी है। हमारे साथ में दो तरह के दुश्मन हैं। तो हमको बाहर वाले दुश्मन से कोई ज्यादा डर नहीं है, न उसका हमको कोई फिक्र भी है। लेकिन जो भीतर है, तो आम नागरिक का काम है वो 24 घंटे अपनी आंखें खुली रखे, अपनी सोच को खुला रखे, और अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में या जहाँ कहीं भी वो काम करता है, बिजनेस करता है, उसमें कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनकी जानकारी उचित जगह पे दे, ताकि उनके ऊपर पहले से अंकुश लगाया जा सके, उनको दबोचा जा सके। मैं 65 और 71 की लड़ाई की टाइम जोधपुर में ही था, और दोनों टाइम आपको पता है जोधपुर हॉटलाइन पे था। हमने वो चीजें देखी है, जब ब्लैकआउट होता था तो 50-50, 100-100 टॉर्चें ऊपर दिखाई जाती थी। तो वो कोई पाकिस्तान से आके तो दिखाने नहीं, यहीं से होती थी, यहीं के लोग थे जो हमारे दुश्मन से भी खतरनाक लोग हैं। तो आम नागरिक को अपनी तैयारी, जो चीजें उनको गाइडलाइन, ये मॉक ड्रिल में गाइडलाइन दी जाएगी। ब्लैकआउट कैसे करना है, आपने शीशे रंगने हैं, शीशे पे ब्लैक पेपर लगाने हैं, वो आज मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल का मतलब है आप अपनी तैयारी रखिए, अपने घर की रखिए, अपने मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों को तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी सुरक्षा कर ली, मेरा मोर्चा खोद लिया, तो वो तो बिल्कुल हो गया कि भाई खुद ही बचा है। आपको 10-20-50 लोगों को भी जागरूक करना है। उसके साथ में जितनी अपडेट आती है, वो अपडेट शेयर करनी। जी किस तरह से हम, अगर कोई हमारे मोहल्ले में कुछ हो गया तो कैसे जी इवैक्यूएशन करेंगे, अगर आग लग गई, फायर फाइटिंग नहीं आएगी, तब तक हम क्या करेंगे, इस तरह के जी कम्युनिकेशन के क्या साधन होंगे। मान जी लो आपका फोन खराब हो गया, दूसरा फोन, तीसरा फोन, या जाके बताना, इस तरह की कुछ ड्रिल्स होती है। वो हर चीज तो लिखी जाती नहीं है कागज में, ये जी चीजें मौके की है। उमेश जी, मौके के ऊपर आपने ये तो एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि बाहर के दुश्मनों से निपटने के लिए तो हमारी भारतीय सेना तैयार है, लेकिन घर के तैयार दुश्मनों है। का क्या? इसे समझने के लिए मैं देवानंद जी के पास फिर जाना चाहता हूँ। देवानंद जी, कैसे इनका पता लगाया जाए, कैसे इनसे निपटा जाए जो घर के दुश्मन है, घर के भेदी है? देखिए साहब, इतिहास गवाह है कि जो भारतीय सेना, जैसे सही बात है, भारतीय सेना तो अपना काम कर ही रही है, पर जो देश के अंदर जो दुश्मन की आवाज बोलते हैं, पहली बात तो बहुत कठिन है इसका पता लगाना, पर जो इसमें इन्वॉल्व है, भारतीय सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आईबी हैं, वो सब नजर रखती है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। पर मैं जो जो अभी हमारे साथी बता रहे थे, उसको 71 एक्सपीरियंस का, मैं यहाँ नागरिकों के सामान्य आज के युवा के लिए एक दो बात बताना चाहूंगा। देखो, 71 एक वो दौर था, क्योंकि मैं सेना में नहीं था, पर मुझे याद है वो ड्रिल्स जब हुई थी, रात को लाइटें। पर उस जमाने में 90% गाँव में तो बिजली होती ही नहीं थी, ओनली शहरों में बिजली थी। 71 के दौर में, 65 में तो पता नहीं, लाइट मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में नहीं आई थी। तो जो 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 डार्क आउट की ड्रिल्स है 71 में, पर जो आज, जो जैसे मैं बता रहा था कि एवरी हाउस हैज ए लाइट, वो कोई न कोई लाइट का सोर्स है उसका। तो इसलिए नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है उस चीज को समझना कि जब सायरन बजेगा, जो भी आपको आदेश मिलेंगे, उसके हिसाब से कॉपरेट करना और उनके आदेश की पालना करना। क्योंकि, और दूसरी बात ये देखिए, एक तो तरीका ये है कि उस जमाने के अंदर जब हवाई जहाज, पहली बात नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी, फ्लाइंग कैपेबिलिटी नहीं होती थी। आजकल तो ऑल टाइम, एवरी टाइम कहीं भी हवाई जहाज आ जा सकते हैं, पिन पॉइंट टारगेटिंग है, मिसाइल पिन पॉइंट है। पर फिर भी क्या होता है, देखिए, एक खुली आंख से हमला करना और एक बंद आंख से, तो मैं कहता हूं अपने बचाव करने के हमारे जो तरीके हैं वो हमें सुरक्षित रखेंगे। और देखिए, अगर पीछे हमारे लोग सुरक्षित हैं तो मैं मानता हूं सेना अपना काम करेगी। दूसरी बात, जो आपने जासूसों की बात कही, मैं कई मेरी चर्चा कईयों से हो रही है इस मुद्दे पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीमारी जो इस प्रकार की होती है, सेना का मनोबल गिराने की, देश का मनोबल गिराने की, वो ऊपर से होती है। एक गरीब आदमी कभी इस कोशिश ही नहीं करता, और उसमें एक दम नहीं होता है देश के खिलाफ या सेना के खिलाफ।
अभद्र बात करना, अभद्र टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, उनके मनोबल को तोड़ना, ये शुरू होता है अपने राजनीतिक लोगों से। और अगर आपने भी देखा हो तो वैसे सारे सरकार एक साथ है, बट वो जो देशद्रोही लोग हैं वो बीच बीच में कूदते रहते हैं, सेना के सबूत मांगने की बात करेंगे, सरकार से कहेंगे ऐसा करो, हमला कल क्यों नहीं कर रहे हो, अब 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। तो मैं कहता हूं कि सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा। देखिए ये समय कानून का नहीं है, पर मैं मानता हूं आज के दिन देश इमरजेंसी से गुजर रहा है, कानूनी इमरजेंसी नहीं हो तो ये अनरिटन लॉ होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसी बात कहता है जिसमें सेना का जो हमारा सैनिक जो लड़ाई के लिए तैयार बैठा है, और देश के जो रणनीति बना रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे हमारे प्लानर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, हमारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत सारा तंत्र है इसमें। तो उनका मनोबल गिराने का कोई भी स्टेटमेंट देता है वह उसको सीधा सलाखों के बीच में डालना चाहिए। ये देश बहुत गंभीर समय से गुजर रहा है, उसमें कोई इफ्पट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, मैं एक एक बड़ा अच्छा संकेत देख रहा हूं देश में। जो लोग सामान्य थे भारत विरोधी बातें कर रहे थे, जैसे एक ओवैसी नाम का एक व्यक्ति है, वो पता नहीं कहाँ हैदराबाद वो का रहने वाला है। और कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे लोग कभी इस तरह 100% विरोध में नहीं आते थे, पूरा कश्मीर बंद हुआ है। ओवैसी जैसे कह रहे भारत सरकार के साथ है। फिर ये क्या कारण है, कुछ जो हमारे जो लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अब माइलेज देने का समय नहीं है साहब। तो ये बहुत सीरियस मैटर बताई हमारे, और हमें इनसे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं मानता हूं। और पब्लिक को दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके राजनेता है वो, कानून तो बाद में काम करेगा। तो ये बड़ा बहुत सेंसिटिव मामला है और ध्यान देना पड़ेगा। जी, उमेश जी, आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों में सियासत की कोई जगह है क्या? नहीं, सियासत में तो जैसे खान साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आम आदमी का तो लेवल ही नहीं है ये चीज। जो अपने आप में संपूर्ण है, समृद्ध हैं, और जो सरकारों को गिराने और बढ़ाने की बातें करते हैं, उन लोगों के वहां से शुरू होता है ये काम। तो इसके ऊपर तो हमको लगना ही चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। और सरकार को इसके ऊपर कुछ न कुछ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अगर कोई राष्ट्र के विरुद्ध में बोलता है या सेना के विरुद्ध बोलता है जिससे उसका मनोबल गिरे, तो फिर मेरे ख्याल में उसके लिए तो कोई माफी का खाना ही नहीं है। जी, उमेश जी, एक काफी मेरे मन में भी ये सवाल था, और जनता के मन में भी जरूर होगा कि ऐसे समय में, ऐसे युद्ध के वक्त में सेना के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या होता है, लॉजिस्टिक या मनोबल? मनोबल। जी। अगर आदमी का मनोबल है तो आपने बहुत सारे इतिहास में ये युद्ध के सुने होंगे कि जी। एक एक 100 आदमी ने हजार हजार आदमी को मारा है। परमवीर मेजर शैतान सिंह जी इसी धरती के हैं। जी। 120 आदमी ने 1200 आदमी को खत्म किया है, जबकि उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि वो एक मनोबल था उनके। जी। और तो बेहतरीन बात, उनका तो जी, बेहतरीन बात यह है कि भारत की जो फौज है, भारत की जो आर्मी है, उसके पास मजबूत मनोबल का भरमार है। तो पाकिस्तान को अपने वक्त का है जी। इंतजार करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है उसके लिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइए। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस पूरे चर्चा को खत्म करना चाहता हूँ। उमेश जी और देवानंद जी दोनों के लिए ये सवाल है कि अगर मौका मिले तो क्या वापस आप इसके लिए सेवा देना चाहेंगे? बिल्कुल। हम हमने जो शपथ ली, जब हम लोग फौज में गए, हमने गीता पे और तिरंगे पे हाथ रख के शपथ ली थी कि मैं जल थल नभ किसी भी रास्ते से देश की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहूंगा। हम जब रिटायर्ड होके आए, रिटायर्ड तो होता ही नहीं है वैसे सैनिक, तो हमने वो शपथ वापस नहीं ली। वो शपथ हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारे साथ है। अगर हमारा सौभाग्य होगा कि सेना हमको बुलाए और हम अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। जी। और देवानंद भारत जी। का हर सैनिक तैयार है इसके लिए, मैं भी नहीं, पूरे सब तैयार है। इसमें किसी को कोई वो नहीं है। अब ठीक है, हो सकता है उम्र के साथ में हम वो फिजिकल फिटनेस नहीं दिखा पाए, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है लड़ाई के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, बहुत सारे रसद का मामला है, आने जाने का, इवैक्यूएशन का, और बहुत सारी होता है। तो कहीं ना कहीं तो जरूर हमको मौका मिलेगा, मिलना भी चाहिए। जी,
देवानंद जी, आपके स्टेटमेंट के साथ इस पूरी चर्चा का मैं समापन ये करेंगे। मानता हूँ ऐसे मौके सिर्फ सौभाग्यशाली लोगों को मिला करते हैं। और मैं और सदैव कहता हूं कि मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं तिरंगे में लिपट के आ पाता। पर क्या पता अगर देश को जरूरत हो, मैं कहता हूं हर सैनिक तो तैयार है ही है। आज के दिन हर युवा भी तैयार है जिसको सैन्य ट्रेनिंग नहीं है, सैन्य ज्ञान नहीं है। और ये मौका ऐसा देश के लिए, और मैं मानता हूं जिस प्रकार से भारत पूरी तैयारी के साथ है, वो मौका नहीं आएगा साथ। पाकिस्तान भाग खड़ा होगा और उसके टुकड़े होने निश्चित है, और वहां के लोग ही पाकिस्तान को भगा देंगे। पर हम सदैव तैयार हैं। और एक आखिरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, देखिए सैनिक क्यों तैयार है। भारतीय सेना में सिपाही से लेकर के जनरल तक जो रैंक है, हम उस रैंक कभी रिटायर नहीं होती है। बहुत सारे गुमराह करते हैं कि आप सिपाही थे तो अब मिस्टर हो गए। नो, ए सोल्जर कैन नेवर बिकम ब्लडी मिस्टर। कर्नल कर्नल जब तक वो नहीं खत्म होते हैं वो कर्नल रहेगा, मेजर मेजर रहेगा, सुबेदार मेजर सुबेदार मेजर, सिपाही हवलदार, सब हम हमारी रैंक है। बाहर किसी भी सेवा में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम सदैव ड्यूटी पे रहते हैं। अब हमारे उम्र के लिहाज से हमें आराम दे दिया है, पर जरूरत पड़ेगी तो फिर सैनिक जाग जाएगा और पहुंच जाएगा। जी, देवानंद जी, उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और देश के लिए जो आपने सेवा दी है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। ऐसे ही देश, दुनिया और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।